केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट नंबर 3, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो लॉ। तो सबसे पहले चार्ल्स लॉ की तरफ आते हैं। अगर चार्ल्स लॉ को देखा जाए तो ये हमें कहता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और इसी तरह v by t इज कांस्टेंट, सही है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज चार्ल्स कांस्टेंट, सही हो गया। अच्छा जी, इसके ग्राफ की तरफ आते हैं तो इसका ग्राफ कुछ यू बनता है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, क्यों? बिकॉज v और t का डायरेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो अब यहाँ पर फिर से वही बात कि ये जो है ना, तो एक हमने एक प्रेशर लिया हुआ है और इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स, स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स दिया, तो उस पर हमारे पास ये ग्राफ आता है। अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करेंगे, तो ग्राफ भी चेंज होगा, सही है। हमने मजीद प्रेशर चेंज किया, हमने मजीद नंबर ऑफ मोल्स चेंज की, तो ग्राफ में और चेंजेस आएगी। लेट्स से ये है P2 और N2 पर स्लोप, और ये है P3 और N3 पर स्लोप, सही हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें P3 सबसे ज्यादा है या P1 सबसे ज्यादा है, N1 सबसे ज्यादा है या N3 सबसे ज्यादा है? तो अगर आप लोगों को याद हो तो बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि V इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर, यानी जितना प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो अगर इस वाले स्लोप को देखा जाए तो ये कम है, इट इज टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। जितना स्लोप एक्स एक्सिस की तरफ आता है तो वो कम होता है, और जितना वो वाई एक्सिस की तरफ जाता है तो वो ज्यादा होता है, सही हो गया। तो अगर हम इस स्लोप की बात करते हैं तो ये स्लोप सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये P3 यहाँ पर सबसे कम होगा, फिर ये वाला होगा, और फिर P1 होगा, सही। तो यहाँ पर P1 सबसे ज्यादा, उसके बाद जो है तो P2 है, और उसके बाद P3 है। यानी जितना प्रेशर कम होगा तो स्लोप उतना वाई एक्सिस की तरफ बेंड होगा, क्योंकि प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा, सही। और अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो N3 सबसे ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि अभी हम एवोगाड्रो लॉ में डिस्कस करेंगे। तो P1 सबसे ज्यादा, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स को देखा जाए तो N3 सबसे ज्यादा होगा, सही हो गया। अब आते हैं एवोगाड्रो लॉ की तरफ। तो एज आई डिस्कस्ड, वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स एंड V by N इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है, तो अब इसको हम एवोगाड्रो कांस्टेंट कहेंगे, सही है। अच्छा जी, ग्राफ की अगर बात की जाए तो वही स्ट्रेट लाइन, और सेम आर्ग्यूमेंट हम पेश करेंगे। T1 हो गया ये, और ये P1 हो गया, ये जो है तो दूसरा ग्राफ आ गया, ये तीसरा आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा P2 और T2, और ये हो जाएगा P3 और T3। तो कल हम बॉयल्स लॉ में डिस्कस कर चुके थे कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा, और आज हमने चार्ल्स लॉ में डिस्कस किया कि प्रेशर जितना कम होगा तो वॉल्यूम उतना बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि P1 सबसे ज्यादा, उसके बाद P2 और उसके बाद P3। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो T3 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद P2 और उसके बाद T1। अब जरा चार्ल्स और एवोगाड्रो कांस्टेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। अब हमने ये वाला इक्वेशन निकालना है, ये वाला, सही। तो V by T इज इक्वल टू nR/P। तो V by T बराबर है चार्ल्स कांस्टेंट के इज इक्वल टू nR/P, सही। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो K इज डायरेक्टली रिलेटेड टू N, बट K इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर। तो अब आते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं। तो अगेन PV इज इक्वल टू nRT। इसको रीअरेंज करते हैं फॉर एवोगाड्रो कांस्टेंट, तो ये V by N हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा RT by P, सही। तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू RT by P। अब यहाँ पर अगेन अगर K को देखा जाए, एवोगाड्रो कांस्टेंट को देखा जाए, तो इसका इनवर्स रिलेशन बन रहा है प्रेशर के साथ, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है टेम्परेचर के साथ। तो दिस वाज ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ।